तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। करीब 28 दिसंबर से शुरू हुआ और 15 दिन हो चुके हैं। पहली बार ऐसा है जब इजराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, बल्कि ईरान से ही ईरान के लोग नाराज़ हैं और गुस्से में हैं। और वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी और उनकी सरकार, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ईरान की आवाम सड़कों पर है। गुस्से की वजह वही है जो मैंने आपको पहले भी कहानी सुनाई कि खस्ता माली हालत, उनके करेंसी का वैल्यू लगातार गिरना, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 46,000 रियाल की कीमत पहुंच जाना और महंगाई का आसमान छूना। हर ज़रूरत की चीज़ें बहुत महंगी। और इसमें कुछ जो आखिरी राजा थे ईरान के, मोहम्मद रज़ा पहलवी, उनके बेटे, जो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं पिछले 47 सालों से, वो भी हवा दे रहे हैं और ईरान की जनता को लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं मैसेज के ज़रिए कि आप सड़कों पर आओ और वापस जो शाही हुकूमत हुआ करती थी 89 तक, वो वापस लौटें। अब तक 500 लोग जो आंदोलनकारी हैं उनकी मौत हो चुकी है ईरानी फोर्सेस के साथ झड़प में। 10,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अमेरिका अलग धमकी दे रहा है। ट्रंप का कहना है कि अगर आंदोलनकारियों पर आपने जबरन काबू पाने की कोशिश की तो अमेरिका मिलिट्री ऑप्शन भी देख रहा है, यानी इस आपदा में अफसर ढूंढ रहा है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो लगातार कोशिश के बावजूद कभी ईरान में तख्ता पलट कर नहीं पाया, लेकिन अब उसे लगता है कि जब ईरान की जनता ही खामेनेई और उनकी हुकूमत को उखाड़ कर फेंकना चाहती है तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाए। तो डोनाल्ड ट्रंप भी लगे हुए हैं कि किसी तरह ईरान में तख्ता पलट हो, उनकी अपनी मर्ज़ी की वहाँ पे सरकार हो, तो फिर तेल और गैस का जो भंडार, जिस पर अमेरिका की लालची नज़र हर देश पर रहती है, ईरान में भी होगी। फिर कठपुतली सरकार के ज़रिए वो अपने मन मर्ज़ी के हिसाब से तेल और गैस का कारोबार करेगा, उस पर कब्ज़ा करेगा। तो 15 दिन हो गए हैं, ये आंदोलन जारी है। सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान से दुश्मनी क्यों है, इसकी वजह क्या है। और वजह ये भी है कि पिछले 37 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर जो बने हुए हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, ये कौन है। लास्ट 37 ईयर से ईरान में एक तरह से इन्हीं की हुकूमत है। ये इतने पावरफुल हैं कि इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ईरान में कुछ नहीं हो सकता। तेहरान और अमेरिका की दुश्मनी और पिछले 37 सालों से ईरानी हुकूमत पर काबिज़ आयतुल्ला अली खामेनेई, इनकी पूरी कहानी पेश है। असल में पर्शियन एम्पायर का भी कहा जाता था ईरान को, पर्शियन पारस की खाड़ी। और पिछले 2500 सालों के अगर इतिहास को देखें तो लास्ट 2500 ईयर्स में हमेशा यहाँ राजाओं की हुकूमत रही। अलग अलग दौर में अलग अलग राजा है और जिन्हें ईरान में जो राजाओं की हुकूमत होती थी तो कहा जाता था कि शाह के नाम से पुकारा जाता था कि इन शाह की हुकूमत है, इन शाह की हुकूमत है। तो ये चलता रहता था। राजशाही परिवार के अंडर में अपना ईरान सब कुछ चल रहा है, हालात उतने अच्छे भी नहीं। तभी 1950 में पहली बार ऐसा होता है कि जो जनता थी वो राजशाही परिवार से त्रस्त थी और वहाँ पर एक डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। तो एक नया नेता मोहम्मद मुसादिक के नाम पर बड़ा ईरान में पॉपुलर थे। तो फिर इनको चुना गया और चुनाव हुआ और मोहम्मद मुसादिक 1950 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री, वजीर आज़म। जब प्राइम मिनिस्टर बने तो देखा ईरान की हालत। अब ईरान के पास अपना तेल, अपना गैस का भंडार, उसके बावजूद भी गरीबी। तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया जो उससे पहले ब्रिटिश अमेरिकन ने ईरान पर नज़र गाड़ी हुई थी, और उसमें ये था कि जो भी ईरान के गैस और पेट्रोल थे तो यूएस पेट्रोल होल्डिंग और ब्रिटिश पेट्रोल होल्डिंग कंपनी की नाम थी जिनको ये सारा तेल का ठेका मिला हुआ था। उन्होंने उसके बंद करके और ईरानी ऑयल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। अब जैसे ही प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादिक ने ईरानी तेल का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज कर दिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को बहुत बुरा लगा। उनके हाथ से एक तरह से टेंडर निकल चुका था और ये वो दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग ख़त्म हुआ और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से अमेरिका सुपर पावर बनने की कगार पर था या आगे बढ़ रहा था।
अब लग रहा था अमेरिका को मैं ही सबसे शक्तिशाली देश हूँ। लेकिन इधर ईरान में जिस तरीके से अमेरिकन तेल कंपनी और ब्रिटिश तेल कंपनी को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादिक ने किनारे लगा दिया ताकि ईरान के लोगों को फ़ायदा हो, अपने हिसाब से अपनी कीमत पर अपनी शर्तों पर वो तेल बेचें, गैस बेचें और उससे ईरान के लोगों का भला हो, ये उनकी सोच थी और अच्छी सोच थी। लेकिन अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई। अब अमेरिका को लगा कि मुसादिक की जो गवर्नमेंट है ये उसके ख़िलाफ़ है, तो अमेरिका लग गया तिकड़म में। और इसके बाद ब्रिटेन में के साथ मिलकर 1953 में ही, मतलब सिर्फ 3 साल के बाद, मुसादिक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और एक बार फिर से वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म और अब ईरान में वापस से राजशाही को लाया गया। और तब जो पहलवी घराना है, पहलवी शाही परिवार, 1953 में अमेरिका की मदद से अब पहलवी घराने ने ईरान पर हुकूमत कायम कर ली और वो राजा बन गए। शाह परिवार और शाह वाली सिस्टम फिर से शुरू हो गई। और इसी के बाद मोहम्मद रज़ा पहलवी ईरान के फिर नया बादशाह, नया शाह बन गया। अब जैसे ही 1953 में पहलवी ने ईरान की बागडोर संभाली, ईरान का पूरा एकदम हुलिया ही बदलने लगा। उधर अमेरिका था, उधर यूरोप, इन सब के साथ मिलकर, और पहलवी बड़े खुले मिजाज का शख्स, और देखा कि अब अमेरिका की भी पीठ पे हाथ है, तो उसके बाद उसने ईरान में अब एक नया कल्चर लाना शुरू किया। हालांकि कहते हैं कि उस वक्त मोहम्मद रज़ा पहलवी ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए ईरान में। उसने ये किया कि यूरोप और अमेरिका के लिए बाज़ार खोला, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो ईरान के बहुत सारे कट्टरपंथी लोग थे, उन्हें कुछ चीज़ें नापसंद थी। हालांकि एक उसमें ये भी कहा जाता है कि रज़ा पहलवी जो है वो ख़ुद अय्याश किस्म का शख्स था, तो उसकी बहुत सारी अय्याशियाँ, उसकी रंगीनियाँ, और फिर वो जो कुछ करता था, ईरान में तब तक हालात ठीक नहीं थे, तो लोग भी गुस्से में थे कि एक तरफ वो भुखमरी के कगार पर हैं, इधर हमारा जो राजा है वो ऐश कर रहा है, फिजूल खर्ची कर रहा है। धीरे धीरे लेकिन ये हुकूमत चलती रही, क्योंकि अमेरिका का सर पे हाथ था और अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और जी भर के लूटा। मतलब मोहम्मद रज़ा पहलवी को एक तरह से पनाह दिया और बदले में ईरानी तेल, गैस, जो जैसे मर्जी ये अमेरिका अपना चलाता रहा। धीरे धीरे 53 से वक्त बीता, दौर बीता। अब ईरान के लोग थोड़े परेशान हो गए इस शाह परिवार से। उन्हें लगा कि ये सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहे, ईरान की जनता के बारे में कुछ कर नहीं रहे। धीरे धीरे लोगों के अंदर का गुस्सा फूटा और फिर तभी एक शख्स पूरे ईरान की राजनीति में एक चेहरा उभरता है, और वो नाम था आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी का। ईरान के एक धार्मिक रिलीजियस लीडर जिन्होंने रज़ा पहलवी की सरकार के ख़िलाफ़, इस शाही परिवार या शाही हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बिगुल बजा दिया। और तब एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए और खुमैनी को ज़बरदस्त जन समर्थन मिला, लोगों का सपोर्ट मिला। धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ता गया। फिर ये हुआ कि खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया, आयतुल्ला खुमैनी को जेल भेजा गया। 14 महीने तक जब जेल में रहे आयतुल्ला खुमैनी, तो उसके बाद उनके सामने एक शर्त रखी सैयद रज़ा पहलवी ने, क्या तो पूरी ज़िंदगी जेल में आपको रखेंगे, या फिर 2 ऑप्शन है। एक ये कि आप माफ़ी मांगे शाही परिवार से, रज़ा पहलवी से, और दूसरा ये कि आप ईरान छोड़ दें। तो आयतुल्ला खुमैनी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, मैं ईरान छोड़ दूंगा। इसके बाद उन्होंने ईरान छोड़ा, फिर अलग अलग देशों से होते हुए लास्ट में वो फ्रांस पहुँचे, और फिर फ्रांस में ही रहकर अब उन्होंने वहाँ से आंदोलन की कमान संभाल ली। हालांकि वो इससे पहले, फ्रांस जाने से पहले तुर्की भी गए, इसके अलावा इराक भी गए, फिर फ्रांस, और फ्रांस से अब वो एक अपनी क्रांति चला रहे हैं। ऑडियो विजुअल के ज़रिए, पम्फलेट के ज़रिए उनके जो समर्थक हैं ईरान में, वो सब कुछ कर रहे हैं सैयद रज़ा पहलवी के को लेकर। और धीरे धीरे ये आग बढ़ती जा रही। आखिरकार 1979 आता है, और 1979 में स्टूडेंट्स मूवमेंट खुमैनी की अगुवाई में वहाँ की ईरान की जनता अपने शाह की अय्याशियों, फिजूल खर्चियों से इतनी तंग हो गई थी कि उसके बाद फिर ऑफ़र, मतलब अब रज़ा पहलवी के पास था कि तुम ईरान छोड़ो, जान बचाओ। अब उधर अमेरिका को फिर लगा कि अगर रज़ा पहलवी की सरकार चली गई
शाह हुकूमत ख़त्म, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। असल में उसकी वजह ये थी कि ईरान भौगोलिक अगर आप स्थिति में भी देखें तो पश्चिम एशिया में पूरे ईरान एक बहुत अहम देश है, और इसको समझने के लिए एक मैप के ज़रिए मैं आपको ये बताता हूँ क्यों है। असल में ईरान की जो सरहद है आसपास करीब आधा दर्जन देशों के साथ लगती है। महासागर और खाड़ियों के मामले में भी ये किसी भी देश से कहीं ज़्यादा बेहतर हालात में है। नॉर्थ में इसके तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा कैस्पियन सागर, अज़रबैजान, पश्चिम में तुर्की, इराक, और ईस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जबकि साउथ में यानी दक्षिण में फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी लगती है। और इन दोनों खाड़ियों की, फ़ारस की और ओमान की खाड़ी को जो जोड़ता है वो एक वाटर चैनल जिसका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, स्टेट ऑफ हार्मोज। ये बड़ा अहम है। इसी स्टेट ऑफ हार्मोज को अगर आप गौर से देखिएगा नक्शे में, तो ये वो जगह है जो मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान की एक तरह से जंग का मैदान है, पहले भी था और अभी भी है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो इलाका है फ़ारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला, इसके आप समंदर की चौड़ाई को देखेंगे तो सिर्फ 55 किलोमीटर है, और इसी 55 किलोमीटर के रास्ते से दुनिया के 20% तेल का सप्लाई किया जाता है। इसलिए इस पूरे इलाके में अब चूँकि ये 55 किलोमीटर की जो चौड़ाई वाला इलाका है ये पूरा ईरान के कब्जे में है। तो ईरान से पंगा लेने का मतलब ये है कि जो देश दूसरे देशों के तेल पर डिपेंडेंट हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, ईरान उस पर रोक लगा देगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो गैस और तेल की चीज़ों पर एक तरह से कब्ज़ा इस रास्ते की वजह से वो ईरान के पास है, और अमेरिका के लिए ख़तरा रहता है। तो वो चाहता है कि ईरान में ऐसी सरकार हो जो अमेरिका के इशारे पर नाचे, और उसके ज़रिए ये तेल और बाकी चीज़ें सब अपना कब्ज़े में ले। तो उधर अब सैयद रज़ा, जो मोहम्मद रज़ा पहलवी हैं, उसकी हुकूमत की अब नींवें हिल चुकी हैं, स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए हैं, खुमैनी उनके लीडर हैं, और आखिरकार 1 फरवरी 1979 को ये होता है कि अब पहलवी के बस दिन लद गए। तब लंबे अरसे के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी फ्रांस से एक प्लेन से तेहरान पहुंचते हैं, और जिस दिन तेहरान में उनका प्लेन लैंड करता है, तेहरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम था। 1 फरवरी 1979 को ही लैंड करते हैं, और उसकी वजह यह है कि इससे ठीक 15 दिन पहले यानी कि 16 जनवरी 1979 को इलाज के नाम पर मोहम्मद रज़ा पहलवी तेहरान छोड़ देता। उसे पता है कि अब यहाँ पे जान को ख़तरा है, और इलाज के नाम पर वो अमेरिका पहुँच जाता है, फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो उसके जाने के 15 दिन के बाद आयतुल्लाह खुमैनी 1 फरवरी 1979 को तेहरान पहुँचते हैं। अब तेहरान आने के बाद ये था कि क्या शाह पहलवी का तो खात्मा हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हुकूमत की बातें होती हैं, फिर नए सरकार का गठन होता है, और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी पहले ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं, जिनके हाथों में एक तरह से ईरान की हुकूमत थी, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन 10 साल के बाद 1979 को आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी वहाँ पहुँचे। 10 साल के बाद 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो जाती है, और इसके बाद एक नए लीडर का चुनाव होता है ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर, दूसरे सुप्रीम लीडर के तौर पर, और वो थे आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो अभी इस वक्त करंट है। जब आयतुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बने, उसके बाद ये ईरान के प्रेसिडेंट भी बने थे खामेनेई, साथ में डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। और ये जब प्रेसिडेंट थे ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई, उसी वक्त ईरान और इराक के बीच में वॉर भी शुरू हुआ था, जो अमेरिका की भी एक चाल थी। तो खैर 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी के बाद खामेनी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी संभाली। हालांकि जब इनको बनाया गया तो उस वक्त बड़ा एक मुश्किल आ गया था ये कि ईरान में एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा था कि जो भी सुप्रीम लीडर होगा ईरान का, उसको आयतुल्लाह की उपाधि उसके पास ज़रूर होनी चाहिए। आयतुल्लाह की उपाधि वहाँ की जो दीनी तालीम है उसके हिसाब से दी जाती है।
लेकिन जब आयतुल्लाह अली खामेनी को सुप्रीम लीडर चुना गया तब उनके पास आयतुल्लाह की उपाधि ही नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जब आयतुल्लाह ये है नहीं तो फिर इन्हें कैसे सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। और फिर उनकी बहुत सारी चीज़ें थी। वो अपने वक्त में जवानी में सिगरेट सिगार पिया करते थे जो एक मौलवी के लिए अजीब सी चीज़ मानी जाती थी। लंबे बाल रखते थे, कई बार जूते पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें थी और फिर आयतुल्लाह की उपाधि ना होना। लेकिन फिर ईरान के संविधान को बदल दिया गया और इन्हें नाम दिया गया आयतुल्लाह, और सिर्फ इसलिए कि ताकि सुप्रीम लीडर ये बन सकें। फिर आयतुल्लाह के नाम के साथ अली खामेनी 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने और पिछले 37 सालों से वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। हालांकि कहते हैं कि उनके दौर में बहुत सारे बाद में धीरे धीरे आक्रोश भी हुआ, वहाँ की महंगाई, बेरोज़गारी, फिर कई जंग, ईरान इराक जंग की वजह से वैसे ही बहुत सारी आर्थिक हालत और ख़स्ता हो चुकी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन को ये इल्ज़ाम लगता है कि अपनी सरकार के ज़रिए उन्होंने कुचल दिया था। आखिरी बार जो विरोध प्रदर्शन था वो 2022 में, वो एक हिजाब को लेकर, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, कुचल दिया गया था। और अब लेकिन अगर 79 की बात की करें, जिस तरीके से 1979 में जो कुछ हुआ था, पहली बार लास्ट 47 ईयर में, 47 सालों में ऐसा हो रहा है कि ईरान की आवाम, ईरान की जनता सड़क पर है। और सड़क पर है किसी और देश के लिए नहीं, किसी और देश के, अमेरिका इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि अपनी ही हुकूमत, अपने ही सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़। अलग अलग तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ईरान के 100 से ज़्यादा शहरों में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है और एक ही मांग है कि आयतुल्लाह खामेनी और उनकी सरकार, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, बाकी हैं, ये सब विदाई लें और एक नई हुकूमत, एक नई शुरुआत हो ईरान में। अब अमेरिका में बैठे उसी मोहम्मद रज़ा पहलवी के जो बेटे हैं, रज़ा पहलवी, वो भी इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं आप सड़कों पर आओ। बहुत सारे लोग उनके पक्ष में नारे भी लगा रहे हैं। तो एक बात ये भी हो रही कि क्या 1979 में जिस राजशाही का खात्मा किया था आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने, वापस वो राजशाही रज़ा पहलवी के रूप में फिर से आना है, फिर से आएगी, तभी तो पता नहीं। लेकिन सबसे इस वक्त ज़्यादा जो इस पूरे हालात का फ़ायदा उठा रहा है वो अमेरिका। ट्रम्प साहब लगातार कह रहे हैं कि हम मिलिट्री से लेकर बाकी ऑप्शन का भी सामने रखे हुए हैं। और अगर आंदोलनकारियों पर उन्होंने यही ढाल बनाया कि अगर ईरान में जारी धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन में ईरानी हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो फिर ईरान पे हमला भी कर सकती है। यानी कि ट्रम्प ईरान में तख्ता पलट की पूरी प्लानिंग किए हुए हैं। अब देखना यह कि ईरानी हुकूमत इस आंदोलन को किस तरीके से हैंडल करती है, कितनी जल्दी करती है। नहीं हुआ तो जो इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग के दौरान जो आयतुल्लाह खामेनी और उनकी सरकार और जनता एक हुई थी, वो शायद अब न रह पाए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये आंदोलन और तीखा होता जा रहा है और इसमें बहुत सारे बेगुनाहों की जान जा रही है। बहुत सारे लोगों की, अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान में कोई वहाँ से अंदर से जो खबरें हैं वो सही बाहर नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे मीडिया पे पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन कुछ छन कर जो खबर आई उसमें यह है कि अब तक 500, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 500 से भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो अब आयतुल्लाह अली खामेनी और उनकी हुकूमत, उनके प्रेसिडेंट कैसे इस मुश्किल हालात से निपटते हैं, आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और क्या अमेरिका इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, ये भी हम सबके सामने होगा। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ लेकिन उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अपने विकी पाजी यानी विक्रांत गुप्ता, उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे विकी पाजी। और आप सब जानते हैं क्योंकि क्राइम तक फैमिली मेम्बर में से ऐसा कोई नहीं है जो शायद स्पोर्ट्स तक को न जानता हो, न देखता हो, और वजह है विकी पाजी। तो जितना अच्छा वो क्रिकेट पे कमेंट्री करते हैं, जितनी अच्छी उनकी जानकारी है क्रिकेट की, मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी ज़्यादा मेरा हमेशा मानना है, क्योंकि मैं क्रिकेट का थोड़ा ब्लाइंड लवर हूँ, तो उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। हालांकि आज बर्थडे के दिन उनसे मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं अभी पहुँचे कि नहीं पहुँचे। लेकिन पूरी क्राइम तक टीम और क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से विकी पाजी, आपको हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, यूं ही छाए रहें और क्रिकेट की दुनिया की छोटी बड़ी हर तरह की खबरें
हम सब तक पहुंचाते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ वंस अगेन हैप्पी बर्थडे पाजी। साथ ही अरविंद सिंह जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अरविंद सिंह जी, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और ये प्रेम साहब ने भेजा, उनके फादर हैं अरविंद जी। इसके अलावा धर्मनाथ इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे धर्मनाथ साहब, और ये भेजा है जोहारे ने। इसके अलावा आज मेरी सिस्टर और नसर, मेरी एक सिस्टर के हस्बैंड और एक सिस्टर, दोनों का एक का बर्थडे कल था, एक का आज था। तो कल नसर का था, आज जूली का है, तो कल अच्छा इन्होंने खाना भी खिलाया। तो हैप्पी बर्थडे नसर, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। यूँ अब क्या बोलूँ, आजकल तो तुम खाना लेके पहुँचते नहीं हो, अब पोर्टर से खाना आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे रहो और बस यूँ ही छाए रहो, यही दुआ है। और मेरी सिस्टर है सबसे छोटी, नाम है जूली। उसके बारे में क्या ही बोलूँ, उसने बोला कि कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलेगा कल आप, क्योंकि कल एक किस्सा हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि छोड़िए, नहीं बोलूँगा, गुस्सा हो जाएगी। तो खैर हैप्पी बर्थडे जूली, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। और इसकी हमेशा ये शिकायत रहती कि मैं, जो बड़ी बहन है उसकी, मतलब मेरी जो एक और सिस्टर है शीरी, तो उसे लगता है मैं उसको ज़्यादा प्यार करता हूँ, जूली को कम करता हूँ। वो कहती है मैं तो आपकी सौतेली बहन हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये प्यार में बंटवारा या फिर मिलावट कभी नहीं होता। तुम हमेशा मेरे लिए वैसे ही रहोगी जैसे शीरी है, और बस यही दुआ है कि हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। और हाँ, वो अपनी खटपट तो चलती रहेगी। तो हैप्पी बर्थडे जूली। और देखो, मैंने कुछ नहीं कहा कल वाली बात, वरना दिल तो कर रहा बोल दूँ, फिर कभी बोलूँगा, पर आज तुम नाराज़ हो जाओगे इसलिए नहीं बोलूँगा। वो कॉमेडी है और कुछ बात नहीं है, तो कोई नहीं। हैप्पी बर्थडे ना सर, हैप्पी बर्थडे जूली। इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।